नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कब पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी यूपी बोर्ड की। और इसमें चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो आज की जो टॉपिक है वो है गुर बीजाणु जनन। तो आज हम लोग समझते हैं गुर बीजाणु जनन क्या होता है, यानी मेगा स्पोरोजेंसिस कैसे होती है, यानी एक कोशिका से कैसे 8 न्यूक्लियाइड के ओव्यूल्स का निर्माण होता है। उन सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम और गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कह रहा है कि उसमें जो रचना का प्रक्रम तैयार होता है, जो रचना तैयार होती है, उसी को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बीजांडकाय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य में समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं। किससे गुजरती हैं? अर्धसूत्री विभाजन से। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम आधा हो जाता है और यह मुख्यतः जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो कह रहा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है, इसके बारे में हमको बताना है। यहाँ पूछ रहा है इसका महत्व क्या है। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। क्या होता है? 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। याद रखना है कितने गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है? 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। पहले क्या होता है, मान लेते हैं एक गुरु बीजाणु है, इसमें एक बार डिवाइजन हो जाता है तो 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर ये दोनों डिवाइड कर जाती हैं तो कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। आगे देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ए है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर? अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो ए वाली है, इसी में क्या हुआ, देखिए विभाजन हो गया। तो द्वितीयक विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। बाद में यही कोशिकाएं आगे जाकर के कितनी कोशिकाओं की, तो यही कह रहा है कि जब डिवाइड करेंगे तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कितनी कोशिकाओं का? 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। आगे एक एक करके हम सबको समझने की कोशिश करते हैं, बस थोड़ा सा आप साथ देंगे तो आप समझ जाएंगे, घबराइए नहीं। 1 मिनट। हाँ, तो गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। स्त्री मादा युग्मकोद्भिद, कह रहा है स्त्री यानी जो मादा युग्मकोद्भिद है उसका कैसे उद्भव होता है, जो उसके बीजांड होंगे उसका उद्भव कैसे होगा, इसके बारे में समझना है। तो कह रहा है अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक क्रियाशील होता है। कार्यशील कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक। क्रिया कौन करेगा? सिर्फ एक क्रिया करता है, लेकिन अन्य 3 अविकसित हो जाते हैं। कह रहा 4 जो कोशिकाएं बन रही हैं, अभी ऊपर आपने देखा था कितनी कोशिकाएं बनी थी? 4 कोशिकाएं बनी थी। तो 4 कोशिकाएं जो बन रही हैं इसमें से एक कोई कार्य करती हैं, बाकी 3 क्या होती हैं? डिजेनरेट हो जाती हैं, यानी अल्प विकसित रह जाती हैं और कुछ दिन में नष्ट हो जाती हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री यानी मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। कह रहा है एक ही है जो भ्रूणकोश के रूप में विकसित होगा। कौन सा? जो कार्यशील है वही भ्रूणकोश के रूप में विकसित होने वाला है। एक अकेले गुरु बीजाणुओं से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजांडुज विकास कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणुओं तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आइए अब एक एक करके समझते हैं। भ्रूणपोष के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। भ्रूणपोष के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें, जो कि चित्र में दिया गया। अभी हम चित्र आपको दिखा रहे हैं, बस पढ़ लें इसको, तब चलते हैं डायग्राम से हम आपको सब कुछ समझा देते हैं। क्लियर? क्रियाशील गुरु बीजाणु, बस ध्यान से पढ़ते रहिए। क्रियाशील गुरु बीजाणुओं के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा, यहाँ पे टर्म याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की यानी न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाते हैं या न्यूक्लियाई बनते हैं। कितने? 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं।
जो दोनों न्यूक्लियाई बनते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक इधर तो एक इधर, दोनों दो विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? टू न्यूक्लिकेटेड यानी न्यूक्लिएटेड केंद्रीय भ्रूण कोश की रचना करते हैं। दो अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणामस्वरूप चार केंद्र की न्यूक्लिएट तथा पश्चात 8 केंद्र की यानी न्यूक्लिएट भ्रूणपोष की संरचना होती है। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन नहीं सही अर्थों में मुक्त केंद्रक यानी न्यूक्लियर है, जो केंद्र की विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएटेड चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट प्रारूपी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप लेती हैं। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण या अवलोकन कीजिए। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं से संयुक्त रहती हैं या रहते हैं। शेष बचे हुए न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे और केंद्र की कोशिका में स्थित होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक एक देखिए, अब वो उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए क्या क्या पढ़े, अब यहाँ समझिए, खाली समझ लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले जो हमारी गुरु मात्र कोशिका है उसमें से एक कोशिका होती है, वह कोशिका विकसित करती है, तो इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाएं कितनी बन जाती हैं? 2। अगर समसूत्री विभाजन होगा तो क्रोमोसोम की संख्या क्या होंगी? समान ही रहेंगी दोनों में। क्लियर? दोनों अपने अलग अलग ध्रुव की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। जब अलग अलग ध्रुव की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी तो इसका विकास ऊपर की तरफ होने लगा और इसका विकास नीचे की तरफ होने लगा। क्लियर? अब क्या हुआ कि ये विभाजित करके एक नई कोशिका का निर्माण कर लिया और ये विभाजित करके एक नई कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या बढ़ करके कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। कितनी कोशिकाओं की संख्या हो जाती है? 4 हो जाती है। अब ये 4 कोशिकाएं जो यहाँ पे देखिए विकसित हो रही हैं, दिखा रहा है, 4 कोशिकाएं विकसित करती हैं, दोबारा से फिर डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 8। 4 इस ध्रुव पे, 4 इस ध्रुव पे। पहले 2 थी, फिर 4 हुई, 4 से कितनी हो गई? 8 हो गई। समझ में आई बात यहाँ तक? अब कह रहा है कि इसमें से जो 6 कोशिकाएं होती, देखिए 1 2 3, 6 कोशिकाएं, 3 ऊपर 3 नीचे, ये 6 कोशिकाएं क्या काम करती हैं? अलग अलग ध्रुवों पे जाकर के वहां की कोशिकाओं के साथ संयुक्त हो जाती हैं। जबकि 2 कोशिकाएं जो बनती हैं उसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं और वो सेंटर पोजीशन में आ जाता है। तो इतने काम होते हैं। भ्रूणकोश के कोशिकाओं का वितरण विशिष्टता पूर्व होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्च का निर्माण करती हैं। इस अंड यानी समुच्च उपकरण के अंतर्गत 2 सहाय कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर, जिसे तंत्र रूपी समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक के कोशिकाएं स्थूलन होने लगती हैं, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागी यानी चैलाजर छोर पर होती हैं। प्रतिव्यांशांत यानी एंटीपोडल कहलाती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिकाएं, जैसा कि पीछे पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई। कह रहा 3 अन्य कोशिकाएं जो कि चलाजा रीजन छोर की तरफ ऐसे है, तो एक चलाजा का छोर मान लीजिए, तो इधर कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 कोशिकाएं इधर हो गई, 3 कोशिकाएं इधर हो गई और 2 कोशिकाएं ध्रुवीय कोशिकाएं बीच में हैं। तो कह रहा है कि जो 3 कोशिकाएं हैं वो किधर चली जाती हैं? चलाजा के छोर पे, और 3 किधर चली गई? एंटीपोडल मतलब माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। और जो 2 बीच में बची ध्रुवीय कोशिकाएं बची हुई हैं, ध्रुवीय न्यूक्लियाई बची हुई हैं, कहाँ पे? सेंटर के पोर्शन में। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर यद्यप 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकाएं होती। कह रहा है होती तो 8 न्यूक्लियाइड होती हैं, यानी 8 कोशिकाएं हो रही, लेकिन जो बीच वाली दोनों आपस में मिल जाती हैं, इस प्रकार 7 कोशिकीय अवस्था हम कह सकते हैं।
तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, परागण पढ़ना है। परागण पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, निषेचन। और निषेचन के बाद निषेचन पश्चात घटनाएं पढ़ेंगे, और निषेचन पश्चात घटनाओं के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। आपको ये एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी है कि इसके टर्म और चीज़ों से आप संबंधित हो जाएं। जितना कठिन यहाँ पर लिखा गया, इतने कठिन शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स लिखाए जाएंगे जब आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी। अभी मेरी बात मानिए, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को साथ धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कोशिश करिए कि आपके कॉलेज जो 15 जुलाई से उम्मीद है खुल जाएंगे, उस कॉलेज खुलने तक आप कम से कम एक एक यूनिट की किताबें, हर किताब, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, और आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उससे एक एक यूनिट आप एनसीईआरटी पढ़ जाएं। एनसीईआरटी पढ़ने में मैं मानता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। यहीं पे जो मैं बताया हूँ आपको कुछ भी अभी सही से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप इसको एक बार पढ़े रहेंगे, सारी चीज़ों को सुने रहेंगे, जिस दिन मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ाऊंगा उस दिन आप कहेंगे सर हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमको सब कुछ याद हो गया और अब मैं लिख लूँगा। यानी आपको फिर नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, आप सब कुछ वही पढ़ के जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी रिपीट करते रहिए। मेरी एक बात मान लीजिए, एनसीईआरटी को आप अपना पढ़ते रहिए धीरे धीरे, एक एक पैरा, दो दो पैरा। हम एक एक पैरा पढ़ा के आपका दूसरा चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं, वो भी सप्ताह में 3 से 4 वीडियो पढ़ते हैं खाली। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया। तो एक काम करिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। हर एक चैप्टर की आप यूनिट बना लीजिए कि एक एक यूनिट हमें ख़त्म करना है। 15 जुलाई से आपकी क्लास हो सकती है खुल जाए सभी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, साथ में जुड़े रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।